ज़ायरा को बुरा तो लग रहा था कबीर की ऐसी बिहेवियर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सबसे ज़्यादा बुरा उसे यशो के लिए लग रहा था। इतना छोटा सा बच्चा था और इतना मासूम सा, और अभी ज़ायरा का सारा गुस्सा जो कि अभी कबीर के ऊपर था वो कहीं गायब सा हो गया था। बार बार वो उसी की तरफ ध्यान से देख रही थी। तभी इस वक्त रिपोर्ट फाइल्स पढ़ते हुए जैसे कबीर आकर के काउच पर बैठे थे, वो ज़ायरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, कॉफ़ी लेकर आ, मुझे काम करना है। ज़ायरा जो कि एकदम से उसी पोजीशन में शांति से बैठी हुई थी जैसे उसे हिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। तभी कबीर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ही से बोल रहा हूँ, जाओ कॉफ़ी लेकर। तुम सुन भी रही हो? जैसे अभी वो ज़ायरा के करीब आकर के ये बात बोलते, लेकिन तभी उन्हें नजर आया था ज़ायरा जो कि अपनी आंखें बंद की हुई थी और साथ ही उसके पूरे बाल से उसका चेहरा भी ढका हुआ था, और समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो सिर्फ चुपचाप बैठी हुई है या फिर सो रही है। उसकी आंखें बंद थी और उसने अपने गालों को अपने हाथों से टेक दिया हुआ था। तभी कबीर जो कि बड़े गुस्से में उसके हाथों को जैसे ही झटके थे, उसकी आधी से ज्यादा शरीर जो कि काउच से नीचे की तरफ लटक गई थी। अभी वो जमीन तक पहुंच पाती उससे पहले ही कबीर उसके कमर पर अपना हाथ रख दिए थे, जिससे ज़ायरा की नींद एकदम से खुल गई थी और वो हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल करके अपने ठीक बगल के शख्स की तरफ देखती, और वो भी इतने आश्चर्य भरे तरीके से, और साथ ही उस आदमी के हाथों को अपनी कमर पर, जिससे वो चिढ़ते हुए कहती है, बॉडीगार्ड हो ना, बॉडीगार्ड बनकर रहो, हिम्मत कैसे मेरे कमर पर हाथ रखने की, हटाओ इसे। लेकिन जैसे ही अभी वो अपनी पोजीशन देखी थी और साथ ही अपनी हालत, इसके ठीक सामने जो गेट लगा हुआ था उसमें उसकी रिफ्लेक्शन साफ तरीके से दिखाई दे रही थी, और तभी वो खुद की हालत को देखते हुए कहती है, ओह नो, वो वाली लाइफ तो जा चुकी है मेरी, अब ये बॉडीगार्ड मेरा हस्बैंड बन चुका है ना। मेरी फूटी किस्मत कितना अच्छा सपना देख रही थी। कबीर जो कि अभी तो ब्लैक कॉफी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये जानना था कि आखिर वो ऐसा क्या देख रही थी सपने में जो उसे इतना मजा आ रहा था, और ये बात वो बड़े क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, क्या देख रही थी? ज़ायरा जो उनकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है कि मैं आपकी सुताई कर रही हूँ डंडे से, इतना मारूंगी ना किसी दिन आपको, देख लीजिएगा, मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करके रहूंगी। बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं आप मुझे, इतना भी बुरा डिजर्व नहीं करती मैं। लेकिन तभी कबीर उसके कमर से अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, तुम कितना बुरा डिजर्व करती हो ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये जो तुम्हारी कैची जैसी जबान चल रही है ना, इसे तो तुम्हारी शरीर से बहुत जल्द अलग करने वाला हूं मैं। तभी ज़ायरा जो खड़े होते हुए कहती है, बस बस बहुत हो गया, अब मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है, खराब, और अगर मेरा पारा वारा गर्म हो गया ना तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी मिस्टर राजचंद। और क्या बोला था आपको? जाइए ब्लैक कॉफी ना लाती हूँ मैं बनाकर, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी आप बैठे बैठे। वो जल्दी से किचन की तरफ भागी थी और अपने जीभ को बड़े प्यार से अपने हाथ से छूते हुए कहती है, अगर ये कट गई तो मैं बोलूंगी कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, जब तक मैं यहाँ से नहीं निकल जाती तब तक इनकी बात मानना पड़ेगा मुझे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्लैक कॉफी वो बना कर लाई थी, लेकिन अपने लिए उसे मिल्क चाहिए था, वो ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती थी, और साथ ही बिना शुगर वाली ब्लैक कॉफी। वो एकदम से अपना डिस्कस्टिंग सा मुंह बनाते हुए पूछती है, यहाँ दूध और शक्कर नहीं है? मुझे ऐसे कॉफी पीने की आदत नहीं। कबीर बिना उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट दिखाए अपने लापी पर काम करते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए घर का किचन नहीं यहाँ पर लेते आऊंगा, यहाँ पर तुम्हें शुगर और मिल्क नहीं मिलेगा, जो है उसी से काम चलाओ। तभी ज़ायरा कहती है, हाँ इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, यहाँ शुगर और मिल्क बहुत महंगा मिलता होगा ना, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते होंगे, कोई बात नहीं। और फिर वो भी ब्लैक कॉफ़ी जैसे भी ट्राई की थी, उसके मुंह में वो थोड़ा देर और रह जाता तो शायद उसकी मौत ही हो जाती, ऐसा लगता है ज़ायरा को, जिससे वो एकदम से अपने ठीक सामने उसे बाहर की तरफ थूक दी थी, और उसने ध्यान नहीं दिया था कि जिस जगह पर अभी उसने ये किया है वहां पर इस वक्त कबीर के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वो हॉस्पिटल भी आते थे तो पूरे इंतजाम के साथ, क्योंकि उन्हें अपने काम को एक भी दिन के लिए, या यूं कह लें कि एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना होता था। दिमाग में तो हर वक्त उनके काम काम और काम ही चलता था। लेकिन जैसे ही ज़ायरा ने ये किया था, बहुत बुरी तरह से कबीर उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। तभी ज़ायरा जो कि अपने आधे कॉफी जो कि अभी उसके मुंह में ही पड़ा हुआ था उसे जाकर के बाथरूम में थूकती और अंदर की तरफ आते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी कबीर एकदम से खड़े हो गए थे और ज़ायरा की तरफ जाते हुए कहते हैं,
क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ, कब सुधरोगी तुम? ज़ारा जो कहती है, आपको लगता है मैं सुधरूंगी? ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। बेहतर होगा मुझे छोड़ दीजिए, वरना ऐसे ही आपके सारे काम खराब करती रहूंगी। देखिए ना, आपके इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। 3-4 करोड़ का तो लॉस करवा दिया ना मैंने आपका। यह सुनकर के कबीर जो कि उसकी चालाकी को समझते हुए उसकी गालों को धीरे से खींचते हुए कहते हैं, बहुत स्मार्ट बन रही हो। ये 3-4 करोड़ का लॉस नहीं था, वैसे तो सिर्फ 70 लाख का लॉस किया तुमने, बट इट्स ओके, क्योंकि इसे तुम कवर अप करने वाली हो। चलो काम पर लगो। तभी ज़ारा कहती है, मैं कौन सा काम करूं? और वैसे भी ये फाइल वर्क्स मैं नहीं करती, ये सारे काम तो हाना करती है। मुझे सिर्फ डील क्रैक करना है। कल मुझे डील क्रैक करने। लेकिन तभी उसको वार्निंग देते हुए कबीर जो अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहते हैं, अगर तुमने ये फाइल सुबह तक कंप्लीट करके मुझे नहीं दी तो भूल जाना अपनी कंपनी की डील को। तभी ज़ारा करते हुए कहती है, ये क्या जबरदस्ती है? कबीर जो आराम से आकर के अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज़्यादा वक्त नहीं बचा तुम्हारे पास, मुझे सुबह तक चाहिए तो चाहिए, वरना वो कंपनी की डील तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और फिर जिंदगी भर तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मिस ज़ायरा ओबेरॉय। ज़ायरा जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओ क्या करूं मैं आपका? तभी कबीर जो फाइल की तरफ अपनी एक उंगली को पॉइंट करते हुए कहते हैं, काम करो, मेरे सारे कमांड्स को फॉलो करोगे तो शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए तुम्हें अपनी जिंदगी में, वरना तो लाइफ वैसे ही तुम्हारी हेल बनने वाली है। कितनी नींद आ रही थी अब तक ज़ायरा को, लेकिन उसे समझ में आ चुका था अब उसे इस कड़वी कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा। लगी तो उसे भूख भी थी, मगर इस वक्त अब उसे भूख प्यास कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ायरा की कंपनी का डील खतरे में था और उसके लिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कंपनी उसका सपना था, उसकी जान थी, और उसे वो बेहद प्यार करती थी, क्योंकि वो उसके पापा की मेहनत थी और वो उसे ज़ाया नहीं जाने दे सकती थी। ठीक है, अब मेरा वक्त नहीं है तो इसी तरह से लोग मेरा फायदा तो उठाएंगे, लेकिन एक बार ज़ायरा ओबेरॉय का टाइम आने दो। एक बार मेरी कंपनी वापस अपने ट्रैक पर पहुंच जाए, उसके बाद तो इस आदमी का जो मैं हश्र करूंगी ना, अपनी लिटिल फिंगर पर नचाऊंगी इस आदमी को। पढ़ाया। बड़ी मुश्किल से सुबह तक जाकर के ज़ायरा का वो फाइल वर्क कंप्लीट हो गया था जैसे तैसे, और वो पूरे फाइल्स को उनके सामने रखते हुए कहती है, अब मुझे सोना है, वरना मुझे मौत आ जाएगी। रात भर ही अमराज दिखे हैं मुझे, प्लीज कोई जगह बता दीजिए जहाँ मैं सो जाऊं। लेकिन कबीर जो मुझसे कहते हैं, अभी सोने का टाइम नहीं है, डॉक्टर राउंड पर आएंगे तो। लेकिन अभी आगे शायद ज़ायरा कुछ सुनने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसकी शरीर जवाब देना शुरू कर दी थी, और वो बिना कुछ सोचे समझे आकर के आराम से काउच पर अपना पैर फैलाते हैं और अपना तकिया, इस वक्त वो कबीर के लैब को समझ करके उसी पर लेट गई थी, क्योंकि अब कबीर तो वहां से उठने वाले नहीं थे और ना ही ज़ायरा के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो बैठ करके उनसे आर्ग्यू करे। अब इस वक्त ज़ायरा का सर जो कि कबीर के लैब पर था, और वो उसे अपना मुंह खोल के देख रहे थे कि क्या है ये लड़की, कितनी अजीब है, कितनी ज्यादा वियर्ड। वो खुद से कहते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में ला करके मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूं या खुद को? 8वें अजूबे से पाला पड़ गया मेरा, बिना कुछ बोले सो गई, वो भी मेरी गोद में। हाउ शेमलेस। ज़ायरा भी नींद में थी, लेकिन हल्की हल्की आवाज उसे कबीर की सुनाई दे रही थी, और उसके इतने इंसल्ट वो सोते सोते भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिससे वो भारी आवाज में कहती है, पति है ना मेरे, तो पति के गोद में सो सकती हूँ मैं, ज्यादा बोलो नहीं, समझे? ये बोल करके वो अपने शरीर को दूसरी तरफ मोड़ ली थी और आराम से अपने हाथ और अपने सिर को अभी कबीर के लैब पर रखे हुए वो अपनी गहरी नींद में गायब हो जाती है। कई रातों से तो कबीर भी ठीक से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करना था, अपने काम पर भी फोकस करना था और साथ ही यशु का ख्याल रखना था। और ऊपर से अब तो ये एक और तबाही उनकी लाइफ में आ चुकी थी, जिसका नाम ज़ायरा था, और उसे तो उन्होंने खुद लाया था खींच करके।
लगभग सुबह के 8 बजते हैं और अब डॉक्टर के राउंड पर आने का टाइम हो गया था और डॉक्टर कई स्टाफ के साथ इस वक्त यशु के चेकअप के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से एक एक करके अंदर की तरफ आ रहे थे, उनकी नज़र यशु से ज़्यादा तो इस वक्त कबीर पर रुकी हुई थी। और साथ ही कबीर की वो हालत, वो बार बार जायरा के चेहरे को अपने हाथों से टैप कर रहे थे। उठो, पागल हो क्या तुम? कुंभकर्ण, उठ जाओ ना, देखो सब लोग आ चुके हैं। कम ऑन, कितना एम्बैरस करती हो तुम मुझे। लेकिन जायरा, जो कि एक पल के लिए भी उनकी बात नहीं सुन रही थी और अपने हाथों को उनके हाथों पर जोर से कसते हुए कहती है, परेशान नहीं करो, सोने दो। और वो फिर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसको नींद बहुत प्यारी थी और अगर उसको नींद में कोई डिस्टर्ब करे तो उसे गुस्सा आता था, जिससे वो नींद में ही अपनी गुस्से का भड़ास निकालना भी शुरू कर दी थी। मेरे चिमगांडे बहुत गंदे हैं, मार दूंगी। उसकी आधी बातें तो उसके मुंह में ही रह जा रही थी, लेकिन जितनी समझ में आ रही थी उससे कबीर को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और तभी कबीर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओके माँ, चुप रहो, कुछ मत बोलो। तभी दूर खड़े एक डॉक्टर, जो कि इंडियन डॉक्टर थे और वही यशु का इलाज कर रहे थे, वो कबीर के सामने आते हुए कहते हैं, फाइल्स अगर मिल जाती यशु की, कहाँ रखे? आप परेशान मत होइए, उठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वाइफ की कंफर्ट देखिए, अब बता दीजिए, हम देख लेंगे। तभी कबीर थोड़ा एम्बैरस होते हुए ड्रॉर की तरफ इशारा करते हैं और उस ड्रॉर से एक स्टाफ, जो कि रिपोर्ट ले आकर के उसी हेड डॉक्टर के हाथों में थमा दिया था। बड़े ध्यान से पहले तो हेड डॉक्टर कबीर और साथ ही उनके हाथों को देख रहे थे, जो कि इस वक्त जारा के मुंह पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ उसके हाथों में बंधा पड़ा था। यशु की रिपोर्ट्स चेक करते हुए कबीर को वो काफ़ी खुशी खुशी बताते हैं, 1 हफ्ते बाद बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा। सो कबीर, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली उसने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, लेकिन हाँ, उसे बहुत प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। जितना प्यार आपके और आपकी वाइफ के बीच में है, मुझे नहीं लगता कि ये बात आप लोग को समझाने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत प्यार देने वाले हैं उसे। कबीर जज्बात पर हल्का सा स्माइल कर दिए थे, लेकिन तभी उनकी आंखें, जो कि थोड़े कन्फ्यूजन के साथ छोटी होने लगी थी, क्योंकि उन्हें अभी अपने हाथों पर कुछ चुभ रहा था। यहाँ पर लगभग 6 से 7 स्टाफ थे और साथ ही वो लोग एक एक करके यशु के मशीन्स वगैरह को भी चेक कर रहे थे, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई इश्यूज ना हो। और इस वक्त कुछ डॉक्टर्स, जो कि अभी भी कबीर के ठीक सामने ही खड़े हुए थे, लेकिन कबीर के एक्सप्रेशन को यूं बदलता देख करके वो हेड डॉक्टर उनसे पूछते हैं, सब ठीक है? ओके सर, कोई प्रॉब्लम? तभी कबीर, जो कि अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहते हैं, नो आई एम फाइन। और ये बोलते बोलते जैसे उनकी नज़र अभी नीचे की तरफ गई थी, इस वक्त जारा, जो कि अपने दांतों का यूज़ करके बड़ी बुरी तरह से उनके हाथों को काटे जा रही थी, ना जाने क्यों। ये देख करके कबीर, जो अपनी आंखें गुस्से में छोटी करते हैं और उसके मुंह से अपने हाथों को जल्दी जल्दी निकालते हुए उसके मुंह को बुरी तरह से अपने हाथों से दबा चुके थे, ताकि वो लड़की, जो कि इन सारे हरकतों को कुछ पल के लिए तो कम से कम बंद कर दे, वरना डॉक्टरों के सामने और कितना एम्बैरस करेगी वो उन्हें। शायद सपने में भी वो इस वक्त कबीर के बारे में सोच रही थी। इसी वजह से वो कभी अपने हाथों के नील्स उनके हाथों में गड़ाने लगती, तो कभी अपने दांतों का इस्तेमाल करके उनके हाथों को जख्म देती। डॉक्टर आज पहली बार देख रहे थे कि कबीर का ध्यान आज उनकी बातों से ज़्यादा किसी और पर है, जिससे वो भी उस रिपोर्ट को उनके ठीक टेबल के सामने रखते हुए कहते हैं, मैंने कुछ चीज़ें और चेक करके इसमें लिख दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट, और अगर कोई बात होती है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। और मुझे लगता है कि आपके प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब कर दिया हमने, सो सॉरी फॉर दैट सर। ये बोल करके वो हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल गए थे और साथ ही बाकी के स्टाफ भी। तभी बहुत बुरी तरह से अब उसके कंधे को झकझोरते हुए कबीर ने उसे ऑलमोस्ट उठा ही दिया था और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने क्या किया अभी के अभी? तभी ज़ारा, जो कि बहुत मुश्किल से उसकी आंखें, जो कि पूरी तरह से भारी हो गई थी, उसे खोलते हुए कहती है, मैं तो सो रही थी ना, सोने भी नहीं देते आप तो यार, क्या राक्षस है क्या पूरे? बहुत बुरी तरह से वो उन्हें इंसल्ट पे इंसल्ट करवाई थी और कबीर को अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी। वो गुस्से में उसे अब उठा करके बिठा चुके थे और खुद वहां से खड़े होते हुए कहते हैं, अब जो मन चाहे वो करो, तुम्हें सोना है तो सो या फिर बेहोश ही हो जाओ, लेकिन मेरे ऊपर आइंदा से सोने की गलती मत करना। तभी ज़ारा कहती है, मैं आपके ऊपर कहाँ सोई थी,
मैं तो काउच पर सोई थी। कबीर इस बात पे कोई और डिस्कशन नहीं करना चाहते और अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, यशु के जगने का टाइम हो रहा है। मैं तुम्हारे और मेरे बीच अभी कोई फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी इस हरकतों का एक एक करके हिसाब लूंगा मैं। मेंशन चलना तुम उसके बाद बताता। यशु जगने वाला था। इस बात को सुन करके अब ज़ारा का भी दिल नहीं लगता सोने में। वो बस लेटी हुई थी सोफा पर। उसकी आंखें अभी भी भारी थी, लेकिन वो भी इंतजार कर रही थी कि कब यशु जगेगा, क्योंकि एक वही तो था जो कि इस वक्त उसे थोड़ा कंफर्ट महसूस करा पा रहा था। वरना ये राक्षस इंसान यमराज के हम शक्ल भाई लग रहे थे उसे इस वक्त। थोड़ी देर और इसी तरह से वो लेटी हुई थी और इंतजार कर रही थी यशु के जगने का। और फाइनली अब धीरे धीरे यशु की आवाज़, जो कि उन लोगों के कानों में सुनाई देना शुरू कर दी थी। भाग करके कबीर उसके पास जाते हैं और अब उनके चेहरे पर सारी टेंशन गायब हो चुकी थी। बस एक हल्की सी स्माइल रह गई थी। वो धीरे से अपने हाथों को उसके गालों पर अभी जैसे ही टच कराते, तभी ज़ारा उन्हें घूरते हुए कहती है, ओ हेलो मिस्टर, वो अब मेरा भी बच्चा है, तो मेक श्योर कि उसे बिना ग्लव्स के हाथ न लगाएं आप। जैसे ही ये सुना था कबीर ने और साथ ही उसकी ये टोन, वो उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, सुधर जाओ तुम। खामखा मुझे गुस्सा दिला करके तुम खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो। इस वक्त ज़ारा, जो कि अपने हाथ में सैनिटाइजर ली हुई थी, और उसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो पहले अपना हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद से यशु के पास आइएगा। आपको कोई आइडिया भी है आपके हाथों से अगर कोई इन्फेक्शन उसके शरीर में पहुंच गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे बच्चे को। केयरलेस पापा। और ये बोल करके वो उनको पीछे की तरफ धक्का देकर के यशु के सामने आते हुए कहती है, हेलो बच्चा, उठ के गुड मॉर्निंग। जैसे यशु ने अपनी मम्मा को इस तरह अपने पापा से फाइट करता हुआ देखा था, वो बहुत खुश हो जाता है। अभी तक जो बीपी उसकी लो चल रही थी और इसी वजह से डॉक्टर और कुछ दिनों के लिए उसे रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में रखे थे, वो अब जैसे ही ज़ारा वहाँ पहुंची थी और इस तरह से बातें कर रही थी, धीरे धीरे करके नॉर्मल होता जा रहा था। और ये चीज़ कबीर अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए मशीन में नोटिस भी कर रहे थे। यूं ही ज़ारा, जो कि अपने हाथों को कभी उसके गालों पर धीरे धीरे टच कराती तो कभी उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों से सहला करके, और फिर इसी तरह से कुछ देर उन लोग की बातें चलती हैं। लेकिन अब ज़्यादा यशु को बातें करना उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, जिसकी वजह से खुद ही ज़ारा ने उसे शांत कर दिया था। जैसे ही ज़ारा भी सूप बनाने के लिए गई थी, अब कबीर का नंबर था और वो अपने टर्न में अभी जैसे यशु की तरफ आगे बढ़ते, तभी ज़ारा कहती है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, सूप बनाने में मेरी हेल्प करिए। और यशु को अब ज़्यादा परेशान मत करिए, उसने अपने इस टाइम की जितनी बात करनी थी कर ली है। उसे ज़्यादा बात करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होगा और वीकनेस हो जाएगी बच्चे को। हाँ, आपको ज़रा भी समझ नहीं है ना, बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते आप बच्चे का। आपको पहले लाना चाहिए था मुझे, अब तक तो ठीक कर चुकी होती मैं उसे। यशु को बड़ा मज़ा आ रहा था कि उसके पापा को कोई इतने हक से डांट रहा है, और वो भी इतनी खूबसूरत मम्मा। वो हल्का सा स्माइल किया था, लेकिन बहुत वक्त बाद जिसके स्माइल देख करके कबीर का थोड़ा बहुत गुस्सा, जो कि अभी तो उनका हाथ इस वक्त सैनिटाइजर के बॉक्स पर था और उनका दिल चाह रहा था कि वही उसे फेंक करके ज़ारा के मुंह पर मारे, लेकिन अब वो उसे ड्रॉर पर रख दिए थे। और यशु की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप कुछ नहीं बोलना, ओके? और सारी बातें मम्मा से क्यों कर ली? मेरे लिए बिल्कुल भी बातें नहीं बचाई। ये तो चीटिंग है ना? ये सुन करके यशु, जो अपने सर को नाम मिलाते हुए कहता है, मम्मा फर्स्ट, पापा सेकंड। आज सूप तो ज़ारा बनाकर लाई थी, लेकिन जैसे अभी उसे कबीर अपने हाथों में लेने वाले होते हैं, ज़ारा खुद बाल को अपने हाथों में पकड़े हुए कहती है, एक मिनट, ये सूप मैं भी उसे पिला सकती हूँ, और इवन आपसे अच्छे से पिलाऊंगी, है ना? मेरे हाथों से सूप पिएगा ना बच्चा? ये बोल करके जैसे वो यशु की तरफ देखी थी, यशु, जो कि थोड़ा डरते हुए कबीर की तरफ देखता है और फिर अपने सर को धीरे से हाँ मिला दिया था। न्यू मम्मा मिली थी, वो भी इतनी सुंदर और इतनी प्रिटी मम्मा। ऑब्वियसली बचपन से उसे माँ का प्यार नहीं मिला था, उसे इस वक्त ज़ारा पर प्यार आना लाजमी था। और ये बात कबीर भी समझ पा रहे थे कि बच्चे को हमेशा से एक फीमेल टच की ज़रूरत होती है। वैसे तो कबीर ने भी कभी अपने प्यार में कोई कमी नहीं की, माँ बाप की कमी उसे कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी यशु के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए
कबीर खुद ही हल्का सा पीछे हो गए थे और ज़ायरा के अपने हाथों से इशारा करके कहते हैं बैठो और ध्यान से पिलाना, गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कबीर ने कि ये लड़की जो कि इतनी अकड़ू है, इतनी ज़्यादा बुरी है उनके नज़र में, वो इतनी आसानी से यशो को अपने फेवर में कर लेगी और यशो का उनसे भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देगी। वो ये काम ज़ायरा से ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे, लेकिन ज़ायरा को तो बच्चों को इतने प्यार से रखने में खुद ही मज़ा आता था। अब वो अपने काम में लग चुके थे। ज़ायरा उसे सूप पिला कर के मेडिसिन देती है और फिर धीरे धीरे लोरी गाते हुए उसे सुलाना शुरू करती थी। जैसे ये लोरी की आवाज़ यशु सुना था, वो धीरे से कहता है पापा को भी ऐसी लोरी सुनाना, उन्हें भी नींद नहीं आती मम्मा, वो भी नहीं सो पाते मेरी तरह, मैं तो सो जाऊंगा। ये सुन करके ज़ायरा एक बार यशु के पापा यानी कि इस वक्त अपने ठीक पीछे बैठे उस यमराज के हमशक्ल को देखती और फिर अपना नाक से कोड़ते हुए कहती है इन्हें लोरी सुनाओ। हाँ, ऐसे चांडाल को तो इनकी चंडालिका ही आएंगी लोरी सुनाने, मैं क्यों सुनाऊं। और फिर वो यशु की तरफ देखकर कहती है इंसान लोगों को लोरी से नींद आती है बेटा, राक्षस लोगों को नहीं। इन्हें तो नींद तब आएगी जब ये 50 लोगों का खून पिएंगे। तभी यशु कहता है हाँ पापा खून पीते हैं। ज़ायरा कहती है हाँ पीते हैं ना, मेरा भी पीते हैं, 2 दिनों से स्टार्ट किया है, बाकी पहले से पता नहीं कितने लोग का खून चूस कर रखे हैं तुम्हारे पापा। तभी यशु कुछ याद करते हुए कहता है एक बार मेरा भी खून चूसा था इन्होंने, आपको पता है मेरा हाथ कट गया था और हाथ से ब्लड आ रहा था, तब जल्दी से इन्होंने मेरी उंगली को अपने मुंह में डाल दिया और फिर सारा खून सक कर गए। हाँ पा वैम्पायर हैं क्या। तभी ज़ायरा हंसते हुए कहती है नहीं, वैम्पायर तो बहुत हैंडसम होते हैं, ये राक्षस है राक्षस। अच्छा अभी के लिए तुम सो जाओ, बाकी की बातें हम रात में करेंगे, इनकी और सीक्रेट्स बताऊंगी मैं तुमको। अच्छा वक्त बीतने लगा था यशु के साथ ज़ायरा का, और वो भी अपनी सारी नफरत को धीरे धीरे भूलने को आ गई थी। लगभग अब इसी तरह से वो थोड़ा देर और रेस्ट लेती है, लेकिन जैसे 10 बजे थे उसके मुंह पर एक जोरदार कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ था जो कि बड़ी बुरी तरह से उसके मुंह पर लगा था, और वो अपनी आंखें झटके से खोलते हुए कहती है कौन है मेरी नींद का दुश्मन, कौन। लेकिन तभी कबीर जो कि अपने हाथ में इस वक्त ग्लास लिए खड़े थे और उसकी तरफ देख करके अपने वॉच का टाइम दिखाते हुए कहते हैं डील, तुम्हारी मीटिंग, केयरलेस सीईओ। जैसे ज़ायरा ने ये सुना तब एकदम से खड़े होते हुए कहती है ओह शिट, मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं। तभी कबीर जो उससे कहते हैं मीटिंग करनी है ना। ज़ायरा कहती है हाँ करनी है, तो चलना पड़ेगा ना, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, ऐसे उस डीलर के सामने जाऊंगी तो पक्का मुझे डील नहीं देगा, ओह गॉड। लेकिन तभी कबीर जो कि उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए उसे अपने काफ़ी करीब खींचते हुए कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसे भी रहोगी तो, वैसे भी तुमसे डील करना है ना, तो मैं किस थोड़ी ना करना है डीलर को। ये सुनकर ज़ायरा कहती है क्या, मैं डीलर की बात कर रही हूँ आपकी नहीं, और अच्छे कपड़े और अच्छे तरीके से रहने में इम्प्रेशन बनता है, आपको कुछ नहीं पता समझे। और वो जल्दी से अभी बाहर निकल पाती तभी कबीर उससे कहते हैं 175 करोड़ का ऑर्डर है, क्या आप ही हैं ज़ायरा ओबेरॉय, CEO ऑफ डिवाइन गोल्ड्स कंपनी। मैं कब से आपका लंदन में वेट कर रहा था, अगर आप पहले आ जाती तो ये डील पहले ही फाइनल हो जाती और आपकी कंपनी इतने बुरी तरह से डूबती नहीं। जैसे ही ज़ायरा ये सारी बातें कबीर के मुंह से सुन रही थी, उसका हाथ जो कि अभी तक तो दरवाजे के हैंडल पर जा कर के टिका हुआ था वो एकदम से पीछे हो जाते और साथ ही ज़ायरा भी पीछे की तरफ हैरानी से टर्न होते हुए कहती है कबीर राजन, वो डीलर जिसके साथ मेरी कंपनी डील कर रही है, आप हैं वो। कबीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं अब तुम्हारी जिंदगी की हर छोर जहां आकर के खत्म होगी तुम्हें वहां कबीर राजचंद ही नजर आएंगे, चलो मीटिंग करते हैं। तभी ज़ायरा जो कि अपने हाथों को देखते हुए कहती है पर मेरे पास तो प्रेजेंटेशन भी नहीं है और मेरा फ़ोन। लेकिन फ़ोन अभी इस वक्त कबीर उसके ठीक सामने अपने पॉकेट से निकाले थे और उसके हाथों में देते हुए कहते हैं सिर्फ कुछ पल के लिए दे रहा हूँ,
मीटिंग ख़त्म करो और ये फ़ोन मुझे वापस कर देना। ज़ारा कहती है हाँ हाँ। जैसे अभी कबीर टर्न होकर के काउच की तरफ बढ़ पाते तभी ज़ारा को मौका मिल गया था सारी बातें इशिता और अहाना तक पहुंचाने का। और सबसे पहले तो वो अहाना को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाह रही थी, लेकिन तभी कबीर उसकी तरफ टर्न होते हुए कहते ज़्यादा डिटेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बचपन में ज़्यादा वॉलनट खिला दिया था तुम्हारे डैड ने, लेकिन इतनी भी बुद्धि काम करेगी तो तुम्हारे शरीर के लिए खतरा हो जाएगा। बैठो चुपचाप से और फ़ोन बीच में रखो। बैठ चुकी थी ज़ारा अब काउच पर और मुंह बनाते हुए वो अब प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन बार बार कबीर का चेहरा देख करके उसका मुंह बिगड़ जा रहा था। तभी कबीर जो कि उसकी नाक को धीरे से पिंच करते हुए कहते हैं अगर ऐसे आप मुझसे बात करेंगे ना तो फिर मैं ये डील कैंसिल कर। लेकिन तभी ज़ारा जो कि तुरंत ही उनके हाथों को अपने हाथ से हल्का हल्का सहलाते हुए कहती नो 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 प्लीज़, एक्चुअली दिस डील इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर माई कंपनी। ये एक आखिरी उम्मीद है मेरे पास। प्लीज़ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक कलंक लग जाएगा कि छोरियाँ छोरों से कम होती हैं, और वो कलंक मेरे पापा मुझे दे देंगे और साथ ही मेरे सारे नागिनों और नौक जैसे रिश्तेदार भी। सो प्लीज़ अगर मैं इस कंपनी को नहीं संभाल पाई ना तो यह कंपनी मेरे अंकल के नाम पर चली जाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तभी बीच में ही कभी उसको रोकते हुए कहते हैं वेट व्हाट। ज़ारा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ एक्चुअली मेरे अंकल को ये कंपनी अगर मिल गई तो मेरे पापा को लगेगा कि मैं इसे संभाल नहीं पाई। पापा ने तो पहले ही बोला था कि अंकल को सीईओ का पोजीशन दे देते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं संभाल लूँगी, और अब देखिए मुझसे कुछ नहीं संभल रहा। पापा जो कि पहले से ये शेयर्स अंकल के नाम करना चाह रहे थे, बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। अभी अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं संभाल पाई तो सब चला जाएगा। प्लीज़ एक फेवर कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी पक्का। आपको रोज़ कड़वी कड़वी कॉफ़ी पिलाऊंगी और लोरी भी सुनाऊंगी। ये सुन करके कबीर अपना एक हाथ दिखाते हुए कहते हैं बस बस, लोरी सुनाने की तो ज़रूरत नहीं है। नींद आए ना आए मेरे कानों से खून ज़रूर आ जाएगा। और फिर वो खुद से कुछ सोचते हुए कहते हैं तो इस वजह से तुम्हारे अंकल ने मेरी हेल्प की, क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट था। इंटरेस्टिंग। तो हर तरफ से फील्डिंग सेट है तुम्हारी। ये बोलते हुए हल्का सा आगे की तरफ झुक गए थे। तभी ज़ारा कहती है हाँ क्या मतलब। कबीर जो कि अपने चेहरे को ना मिला करके हल्का हंसते हुए कहते हैं नहीं कुछ नहीं। जिसे मैंने अपना दुश्मन माना उसके तो पहले से बहुत सारे दुश्मन बने बैठे हैं। खैर साइन कहाँ करना है। ज़ारा मुंह बनाते हुए कहती है मेरे पास तो फाइल्स भी नहीं है, वो तो उसी काले भूत वाली पेंशन में रह गई, डरावना वाला। उसके बाद मेरे हाथ ही नहीं आई फाइल। आप मुझे पकड़ करके मंदिर लेते गए और अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तभी कबीर अपने टैबलेट में इस वक्त एक डॉक्यूमेंट खोले हुए थे जो कि उसी फाइल का एक फ़ोटोकॉपी था, और उसे जैसे ज़ारा ने देखा था वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है ये तो वही है, हाँ यहीं पर आपको साइन। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी कबीर का साइन हो रखा था, जिसे देख करके ज़ारा कहती है ये आपने कब किया। ये तो आज होने वाला था ना, आपका साइन यहाँ पर बहुत मैटर करता है। कबीर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं आहाना को ये डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, और साथ ही आपकी कंपनी में 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है। बाकी मेरे ऑर्डर्स का क्या होगा मुझे नहीं पता। आई होप कि आपकी कंपनी मुझे प्योरीफाइड माल देगी ना। ज़ारा अपने सर जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ ना, बस वो करण राठौर बीच में ना है। और फिर उसे कुछ याद आता है और ये सोच करके वो कबीर की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन करण राठौर तो आपका आदमी है, मतलब आपके साथ ही रहता है। तभी कबीर उससे कहते हैं काइंड ऑफ अ फ्रेंड। ये सुनकर ज़ारा कहती है जो भी हो, हाँ नाग के दुश्मन नाग ही होंगे ना। मतलब मेरे कंपनी में जो अनप्योरीफाइड माल आ रहा था वो आपके दोस्त दे रहे थे, और वो जो भी सबॉटेज हो रहा था वो सब कुछ आप करवा रहे थे, राइट। मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला कर लिया था ना आपने। कबीर जो इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं बिल्कुल। खैर समझ तो गई तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड ऑल्सो कॉन्गो फॉर
फॉर क्रैकिंग द डील विद कबीर रायचंद। तुम्हें पता है कबीर रायचंद को बनाना इतना इतना इम्पॉसिबल है कि मैक्स टू मैक्स 75% लोग हार मान जाते हैं। बट यू डिड इट एंड यू कन्विंस्ड मी। तभी ज़ारा कहती है, मुझे पता है इसके पीछे भी आपका अपना ही कोई प्रॉफिट होगा, और अब तो आपने मुझे अपना गुलाम ही बना कर रख लिया है। और जब तक मेरे पास वो प्रॉस्पेरिटी नहीं हो जाती है जो मुझे चाहिए, तब तक मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। और हो सकता हो ये कंपनी भी आप हड़प लें, है ना। कबीर जो इस वक्त काउच के एक छोर पर बैठे थे और वहीं ज़ारा दूसरे, लेकिन कबीर जो इस बात को सुन करके मोबाइल को पहले तो अपने हाथ में लेते हैं, जो कि ज़ारा का ही फ़ोन था, और उसके थोड़ा करीब आकर के उसको काफ़ी धीरे आवाज़ में समझाते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बस ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, उसे तोड़ करके मिट्टी में मिला दूंगा मैं। ज़ारा ओबेरॉय। बहुत घमंड है ना इस बात का, जयेश ओबेरॉय की इकलौती बेटी हो। ज़ारा इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हर बेटी को प्राउड होता है कि वो अपने बाप की बेटी है। इसमें आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, और आपका क्या लेना देना। कबीर यशु की तरफ देखते हैं और एक बार ज़ारा की तरफ, और काफ़ी गुस्से में वहाँ से खड़े होते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तब तक करण यहाँ पर आ जाएगा, तुम भी तैयार हो जाओ। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल चुके थे।